नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, काफ़ी फैल रही है। इसके तहत सरकार ने कि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान ना रहे, आप अपना अध्ययन घर से ही करते रहें। सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है कि आपको घर पर ही मटेरियल उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि आप अपना अध्ययन जारी रख सकें। तो इसमें जैसे कि आपको मैंने सिलेबस तो पहले बता ही दिया, उसका PDF भी भेज दिया था, मैंने समझा भी दिया था कि थर्ड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसी कड़ी में आज स्थानीय प्रशासन जो कि सेकंड पेपर है, उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। जैसा कि PDF भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है। तो स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है, उसे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें राष्ट्रीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करती हैं, वे संप्रभु की तरह नहीं होती। अर्थात जो स्थानीय शासन है जिसमें कि जनता अपने प्रतिनिधियों का स्वयं चयन करती है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। उनकी जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी इन स्थानीय इकाइयों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि आपके कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार स्वशासन स्थानीय समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो व्यवस्थापन के नियमों द्वारा इस प्रकार विनियमित होती है कि सरकार के सत्ता का वह उस समय प्रतिनिधित्व करे जबकि वह स्थानीय रूप में सक्रिय है। अर्थात स्थानीय जो समाज है वो अपने लिए खुद नियमों का निर्धारण करती है, लक्ष्यों का निर्धारण करती है और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जो सत्ता उन्हें सौंपती है और उस सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए ये प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर सक्रिय होते हैं। और उसके अलावा स्थानीय स्वशासन को परिभाषित करते हुए जैसे कि PDF में भी दिया हुआ है मैंने आपको कि AD आशीर्वादम ने कहा है कि स्थानीय जो स्वशासन है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी प्रशासकीय इकाई है जिसमें नगर या ग्राम जहां एक क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ये अपने उत्तरदायित्वों की परिसीमा में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हैं। वो लोक कल्याण के लिए ही इन अधिकारों का उपयोग करते हैं। तो इसका तात्पर्य यही हो गया कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए जो इकाई कार्य करती है उसे स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ ही कहा जाता है। वो उनका अपना खुद का शासन होता है। तो ये तो हो गए आपके जैसे स्थानीय स्वशासन का क्या अभिप्राय है, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यद्यपि ये सभी PDF में भी आपको दिया है। और स्थानीय स्वशासन को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक नगरीय शासन और दूसरा ग्रामीण शासन। नगरीय शासन में जिसमें हम नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, छावनी मंडल, एकल उद्देश्य अभिकरण इन इकाइयों को शामिल करते हैं, जबकि ग्रामीण शासन में पंचायत राज संस्थाओं को हम जिसमें जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को हम सम्मिलित करते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार की जो इकाइयाँ हैं, चाहे वो नगरीय हो चाहे वो स्थानीय हो, उनको हम स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में ही हम जानते हैं। अब इसके पश्चात ये अगला जो बिंदु आता है कि आखिर स्थानीय प्रशासन की प्रकृति या लक्षण क्या क्या है। तो इसको मैंने आपको PDF में बताया है, तो इसमें थोड़ा पॉइंट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
तो इसमें पहला जो बताया गया है कि सांविधानिक या सांविधिक आधार। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संस्थाओं का संवैधानिक या सांविधिक अधिकार होता है, आधार होता है। संविधान में दिए गए अधिनियमों के आधार पर ही ये गठित की जाती हैं। भारत में भी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पूर्व इन संस्थाओं का आधार जहां सांविधिक था, वहीं उक्त संशोधनों के पश्चात अब ये संविधान द्वारा सृजित संस्थाओं के रूप में कार्यशील हैं। और दूसरी जो इसके लक्षण या प्रकृति बताई जाती है, तो इसका तात्पर्य ये है कि सीमित स्वायत्तता, अर्थात ये अपने प्रावधानों के अंतर्गत ही इनको स्वायत्तता प्राप्त होती है, उसके अंतर्गत ही ये कार्य कर सकते हैं। तीसरे जो इसके जो प्रकृति या विशेषताओं की बात कहते हैं, वह है वित्तीय स्वायत्तता, अर्थात इन्हें बहुत ही सीमित क्षेत्रों में वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त की गई है। तो ये अशक्त होती है, वित्तीय अशक्तता से मतलब ये है कि इन्हें जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं वो बहुत कम है। इस कारण से वे अपने ऋण के बोझ से भी दबी रहती हैं, वो राज्य सरकारों से ऋण वगैरह भी लेती हैं। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि राज्य सरकार इनको ऋण प्रदान नहीं करती हैं या अनुमति में काफ़ी समय लगा देती हैं या कार्यवाही नहीं हो पाती किन्हीं कारणों से, तो इसलिए इनमें वित्तीय अशक्तता बनी रहती है। और नेक्स्ट जो हम इसके कह सकते हैं कि ये दो भागों में विभक्त का तो मैंने आपको बता ही दिया कि नगरीय और ग्रामीण दो प्रकार की इकाइयों में ये विभक्त हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रकृति है या लक्षण है वो है कि ये राज्य सूची का विषय है। भारत में स्थानीय शासन को दोनों प्रकार की संस्थाएं हैं वो राज्य सूची का ही विषय है। अतः संस्थाएं राज्य सरकारों द्वारा ही नियंत्रित, निर्देशित, पर्यवेक्षित और नियंत्रित की जाती हैं। और नेक्स्ट हम ये बता सकते हैं कि कार्यक्षेत्र का निर्धारण राज्य द्वारा। ये जो संविधान संशोधन हुआ उसके पहले तो कार्यक्षेत्र का निर्धारण संविधान के द्वारा किया गया था, लेकिन अब ये राज्य सरकारों के अधीनस्थ कार्य करती थी, लेकिन अब ये संविधान के द्वारा निर्धारित कार्यों को संपन्न करती हैं और राज्य सरकार भी समय समय पर इनके कार्यों का निर्धारण करती रहती है। नेक्स्ट जो बिंदु आता है इसी कड़ी में कि अकुशल छवि व राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्थात इन स्थानीय स्तर की जो स्वशासन इकाइयाँ होती हैं सामान्यतः इन पर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। वित्तीय रूप से इन्हें सशक्त नहीं बनाया गया है। इस कारण से ये इनकी जो छवि है वो हमेशा धूमिल सी बनी रहती है। और नेक्स्ट जो बताया कि जन नियंत्रण, चूँकि स्थानीय स्तर का शासन है इसलिए इस पर जनता का भी नियंत्रण पूर्ण रूप से पाया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि इसके स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्या है। तो स्थानीय स्वशासन की जो आवश्यकता है उसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि चूँकि एक स्थान की समस्याएं दूसरे स्थान की समस्याओं से भिन्नता लिए होती हैं। कहीं की जलवायु कुछ होती है, कहीं की जलवायु कुछ होती है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं कुछ और होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं कुछ और होती हैं। तो इसलिए इन स्थानीय स्तरों की समस्याओं का भी समय समय पर समाधान किया जा सके, इसलिए ये ज़रूरी है कि स्थानीय स्तर पर ऐसी इकाइयाँ हों जो कि जनता की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रयास कर सके, सहयोग प्रदान कर सकें। अब नेक्स्ट इसका महत्व की जब बात आती है तो महत्व में हम ये कह सकते हैं कि ये तो सबसे पहले तो ये प्रजातंत्र का आधार है। प्रजातंत्र का आधार तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सभी को अपने लिए अपना विकास करने का अधिकार है और सभी का अपना महत्व है। जनता को अधिकार दिया गया है कि वो अपने प्रतिनिधि का चयन करें और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति इनके द्वारा की जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अभी हमें जो नागरिक हैं उनको भी अधिकार प्रदान किए गए हैं और वो अपना शासन खुद करते हैं। और नेक्स्ट जो इसके महत्व के बारे में बता सकते हैं कि लोकतंत्र की पाठशाला। लोकतंत्र की पाठशाला से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि निम्न स्तर से
ये क्या किस तरह से जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, किस तरह से वहाँ के समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ये हम लोकतंत्र की पाठशाला इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ सीख करके ही एक व्यक्ति बड़े उच्च स्तर तक MP तक बनता है और MP भी बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो बड़े बड़े पदों पर पहुँचते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अधीनस्थ स्तरों पर ये लोकतंत्र की एक पाठशाला होती है। और नेक्स्ट इसमें जो बिंदु बताया कि अच्छे नागरिक जीवन के विकास के लिए भी अनिवार्य है कि वो स्थानीय स्तर की समस्याओं को समझे और समाज की समस्याओं को दूर करने में अपना सहयोग पूरा कर सके। और अगले बिंदु में हम ये बता सकते हैं कि ये नागरिकों को राजनैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक जो नागरिक होता है, वयस्क नागरिक होता है, वो खुद सीखता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसका एक अगला जो महत्वपूर्ण महत्व है, हम ये भी बता सकते हैं कि लक्षणीय महत्व हम बता सकते हैं इसका कि संघीय और प्रांतीय जो शासन के कार्यभार को भी कम करने में सहयोग प्रदान करती हैं। कैसे? कि स्थानीय स्तर पर जिन नीतियों को क्रियान्वित किया जाना है, उन नीतियों को क्रियान्वित ये स्थानीय स्तर की संस्थाएं करती हैं, तो जिससे कि जो प्रांतीय सरकारें हैं या संघीय सरकारें हैं वो अन्य विषयों पर अधिक ध्यान देने का उनको समय प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बिंदु जो आता है कि स्थानीय समस्याओं के समाधान में भी ये सहायक होती हैं। और उसके बाद ये आता है कि स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का आधार। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी राज्य हैं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा देश की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर संस्थाएं जितनी ही समर्थ और कुशल होंगी उतनी ही कुशलता हमारे प्रांतीय स्तर पर देखने को मिलेगी। इसका अगला जो बिंदु हम बता सकते हैं कि सकारात्मक राज्य का मूर्त रूप। सकारात्मक राज्य के मूर्त रूप से तात्पर्य ये है कि इनका प्राथमिक जो लक्ष्य होता है निवासियों का, राज्य का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो निवासियों का अधिकतम कल्याण और सेवा करना होता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी सेवा को पहुंचाने के लिए जो स्थानीय संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है। और इस तरह से हम कहते हैं कि राज्य के जो लक्ष्य हैं उसको निर्धारित करने में स्थानीय इकाइयाँ अपना बहुत योगदान देती हैं। और इसका अगला जो बिंदु है वो ये बताया जा सकता है कि विकेंद्रीकरण का साधन, जो स्थानीय इकाइयाँ हैं वो विकेंद्रीकृत शासन के रूप में भी कार्य करती हैं। शासन के द्वारा जो केंद्रीय स्तर पर कार्य किए जाते हैं, राज्य प्रांतीय स्तर पर कार्य किए जाते हैं, उन लक्ष्यों को जो कि स्थानीय स्तर तक जब तक नहीं पहुँचे तब तक उनका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि विकेंद्रीकरण के साधन के रूप में भी स्थानीय स्वशासन कार्य करता है। अगला बिंदु आ जाता है सभ्यता एवं संस्कृति की पोषक होती हैं स्थानीय निकाय, और स्थानीय सूचना का केंद्र के रूप में भी कार्य करती हैं। और सरकार की जो योजनाएं होती हैं स्थानीय सरकार के लिए वो इन इकाइयों के द्वारा ही क्रियान्वित की जाती है। और एक अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है वो है कि नौकरशाही के दोषों से बचाव। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि नौकरशाही जो प्रांतीय स्तर पर कार्य कर रही है वो स्थानीय स्तर पर जब किसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी तो लोगों को उसकी हर्जाना भुगतना पड़ता है। इसलिए स्थानीय स्तर की अपनी अलग एक इकाई होती है जो कि स्थानीय समस्याएं जो कि प्रांत में समाधान किया जा रहा है, राज्यों में प्रांतों में किया जा रहा है, केंद्र में किया जा रहा है, तो स्थानीय स्तर पर सरकार की उन नीतियों को क्रियान्वित करने का दायित्व इन संस्थाओं का होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नौकरशाही के दोषों से भी बचाव होता है, क्योंकि स्थानीय इकाइयाँ स्वयं अपने आप पूरा लगी हुई होती हैं और स्थानीय स्तर पर अधिकतम संभव प्रयास करती हैं कि सरकार की नीतियों को जनता तक, हर नागरिक तक पहुँचाया जाए, जिससे कि जो भी व्यक्ति जिनको भी आवश्यकता है उनके द्वारा उन नीतियों का लाभ प्राप्त किया जा सके।